नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज यानी कि 11 मार्च, आज 11 मार्च के एमपी टेट वर्ग 3 की दोनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं और उनके क्वेश्चंस अपने पास आ चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो आपको इस तरीके से क्या क्या पढ़ के जाना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो स्टर्न के सूत्र में संशोधन किया था टर्मन ने। नेक्स्ट था, भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो भाटिया परीक्षण का संबंध है बुद्धि को नापने से। नेक्स्ट है, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो बाल अपराधियों के उपचार हैं मनोवैज्ञानिक विधि, समाज विधि और वैधानिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है किसने? स्टैनले हॉल ने। इसके साथ ही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आने वाले दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है तो परीक्षा ऐप आपको दे रहा है वर्ग 3 एमपी टेट के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको KD सर 50 कोड यूज करके 50% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। और वैसे टेस्ट सीरीज का प्राइस 349 यानी कि 349 रुपये है, लेकिन अगर आप KD सर 50 कोड यूज करते हो तो आपको यह मात्र 175 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ अगला प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट था, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे तार्किक चिंतन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट था, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है किसने? बिने साइमन ने। नेक्स्ट था, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किशोरावस्था से संबंधित है। इसका सही आंसर था किशोरावस्था। नेक्स्ट था, ईर्ष्या भावना किस अवस्था में पैदा होती है? तो ये होती है बाल अवस्था में। अगला था, मानव में अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव में अस्थायी दांत होते हैं 20। नेक्स्ट था, शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न था, कहां पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो बालक सामाजिकरण के नियम सीखता है खेल के मैदान में। यह था इसका सही आंसर। नेक्स्ट था, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो बालक में नकारात्मक सोच कब उत्पन्न होती है? तो वो होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट था, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? तो क्षेत्र सिद्धांत दिया है कार्ट लेविन ने, जो कि कार्ट लेविन जर्मनी के हैं। अगला था, समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाजीकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना। नेक्स्ट था, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये होता है किशोरावस्था के दौरान। अगला था, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है तो किस आयु में मानी गई है? तो ये मानी गई है 4 से 7 वर्ष की आयु में। अगला था, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पहले ही दिन पहली ही शिफ्ट में यानी कि 5 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया था पहली ही शिफ्ट में, यानी कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। तो आपको डेली एनालिसिस देख के जाना है क्योंकि आपकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न था, तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? तूफान की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। अगला प्रश्न पूछा गया था, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं कौन? करते हैं आहार श्रृंखला का निर्माण? तो घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट था, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह है क्या है? तो वह है तालाब। तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है। नेक्स्ट था, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ अखंडता में बढ़ते जाते हैं और वहां जमा हो जाते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है जैविक आवर्धन। अगला प्रश्न था,
हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, तो घटती है। नेक्स्ट था, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो ओजोन छिद्र के लिए है कौन सी उत्तरदायी गैस है? तो वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है ओजोन परत को। नेक्स्ट था, कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा कौन सी है? तो कभी ना समाप्त होने वाली और प्रदूषण ऊर्जा रहित है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट था, वायु प्रदूषण में जैविक सूचक का कार्य करता है। तो वायु प्रदूषण में जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। कौन करता है? लाइकेन। अगला प्रश्न था, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है ध्वनि साम्य विधि। नेक्स्ट था, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं निबंध रचना में, किसमें? निबंध रचना में। अगला था, NCF 2005 के अनुसार अधिगम क्या है? तो NCF 2005 के अनुसार अधिगम सक्रिय सामाजिक है। अगला था, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। इसका सही आंसर था विचार। अगला था, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को डिस्कवरी चैनल, ऑब्वियसली पर्यावरण अध्ययन के लिए डिस्कवरी चैनल देखने के लिए आप सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट था, हरे पौधों की प्रकृति में क्या है? तो हरे पौधों की प्रकृति में है उत्पादक। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या होता है? तो शिक्षा के उद्देश्य का जो मूलभूत स्रोत होता है वो होता है मानव अनुभव। अगला प्रश्न पूछा गया था, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, कैसा वाक्य है? यहाँ पर आप देखिए, परंतु के द्वारा दो वाक्यों को संयुक्त किया गया है। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, कैसा वाक्य? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला आपसे बेसन का पर्यायवाची पूछा था, जिसमें 3 ऑप्शन आपके दिए थे जो कि बेसन के पर्यायवाची थे, और एक आपको ऑप्शन दिया था प्रचुर, जो कि बेसन का पर्यायवाची नहीं है। तो यही आपका आंसर था। जब आप एग्जाम देते हो तो आपको नहीं वर्ड भी देखना है। बहुत बार ये हो जाता है कि बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, लेकिन आपने देखा बेसन का पर्यायवाची और पहला ही ऑप्शन पर्यायवाची मिला और आप टिक कर देते हो। तो ये भी नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पे भी आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट था, आलोक का विलोम क्या है? तो आलोक का विलोम है अंधकार। अगला प्रश्न पूछा गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। कौन जैवीय कारक नहीं है? तो जैवीय कारक कौन नहीं है? तो ये नहीं है पेड़ पौधे। अगला प्रश्न था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये पौधों की हरी पत्तियों में होती है। कहाँ क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? पौधों की हरी पत्तियों में। अगला प्रश्न पूछा गया था, परियोजना विधि के जनक कौन है? तो परियोजना विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। नेक्स्ट था, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने 2 पुत्रियों और पुत्र पर अपना प्रयोग किया था। जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो भोजन कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है पौधों से। सभी सजीवों को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो ये पौधों से मिलता है। नेक्स्ट था, छिपकली में श्वसन अंग है, क्या है? तो छिपकली में श्वसन अंग है फेफड़े। अगला प्रश्न था, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न था, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो मनुष्य की कोहनी और घुटने में हिज संधि पाई जाती है। नेक्स्ट था, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह है काला और सफेद। नेक्स्ट था, मानसिक विकास के लिए आवश्यक कार्य क्या है? तो मानसिक विकास के लिए आवश्यक कार्य हैं बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना। ये था इसका सही आंसर। नेक्स्ट था, वाटसन ने नवजात शिशु से के संबंधों की बात कही है, तो वो कौन कौन से हैं? तो भय, क्रोध और स्नेह।
नेक्स्ट था दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, तो ये क्या है? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है अनुकरण। अगला है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विस्मृति। विस्मृति किसे कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को। अगला पूछा गया था आपसे हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था की व्याख्या करता है। नेक्स्ट था सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सघन सिद्धांत संबंधित है स्मृति से। अगला था पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि होती है प्रोजेक्ट विधि। अगला था बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशेषता अवस्था की पहचान की गई है किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। देखिए पियाजे का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, यानी कि पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है अभी तक। नेक्स्ट है विवेचना शक्ति विचार की अवस्था मानी गई है कितने वर्ष तक? तो ये 4 से 7 वर्ष तक विवेचना शक्ति विचार की अवस्था मानी गई है। नेक्स्ट है मध्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रवृत्ति क्या है? तो ये है स्पष्टीकरण विधि। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं, तो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं अनुवाद विधि। नेक्स्ट है आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर पर आधारित है। अगला है वाचिक अभिनय में किया जाता है, तो वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है? विभिन्न बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। अब हिंदी से कुछ प्रश्न देखते हैं। तो हिंदी में आपका पवन का यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया था, जिसमें आपका सही आंसर था पो धन अन्न। अगला आपसे उद धन दार, उद प्लस दार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा उद्धार। क्या बनेगा? उद्धार। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ, ये बा के ऊपर रा आएगा, क्या होता है? सर्वज्ञ। नेक्स्ट पूछा गया था अतरंग का विलोम बताइए, तो अतरंग का विलोम होता है बहिरंग। परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो परिच्छेद में व्यंजन संधि है। चौराहे में कौन सा समास है? तो चौराहे में ऑब्वियसली आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अकाउंटिंग वाला टर्म आ जाता है चौराहा तिराहा, ये इन सभी में द्विगु समास होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? तो शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय हैं कला और विज्ञान। कौन कौन से? कला और विज्ञान। अगला प्रश्न था कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ अध्ययन कराता है तब वह किस कौशल से परिचित कराता है? तो तब वह परिचित कराता है प्रस्तावना कौशल का। जब कोई शिक्षक नया पाठ अध्ययन कराता है तब वह प्रस्तावना कौशल से परिचित कराता है। तो पहले ईवीएस से बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ईवीएस से अब केवल 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुबह 3-4 और शाम की शिफ्ट में 3-4। तो एक तो प्रश्न आपका आ जाया था अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक। तो प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है, और यह दिवस अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल। इसी के साथ अगर आने वाले दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है तो परीक्षा ऐप आपको दे रहा है वर्ग 3 एमपीटेट के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं KD Sir 50 कोड यूज करके, जहां पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज का प्राइस वैसे 349 यानी कि 349 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप KD Sir 50 कोड यूज करते हो तो आपको यह मात्र 175 यानी कि 175 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत ही कम प्राइस में अच्छी टेस्ट सीरीज के साथ आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये थे आज की दोनों शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।